हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास अगेन। इट्स पार्ट सेकेंड। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11, चैप्टर साउंड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम ये पढ़ने जा रहे हैं साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे, एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे। आप एक स्प्रिंग लो, स्लिंग के जिसे कहते हैं, एक एंड उसका अपने फ्रेंड को पकड़ाओ, एक आप खुद पकड़ो, उसमें बार बार उसको पुश एंड पुल करो एक हार्ड मूव से, है ना, उसे तेज़ तेज़ मूव करके उसमें कहीं पे एक डॉट मार्क लगा दो। ठीक है, तो आपको ये फील होगा वो जो डॉट मार्क है वो बैक एंड फोर्थ पैरेलली मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। जिस डायरेक्शन में आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। तो इससे आपको समझ में आता है द रीजन वेयर द कॉइल्स बिकम क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशंस। जहाँ पे ये वाला जो रीज़न है जहाँ पे कॉइल्स पास में आ रहे हैं, दिस रीजन जो सी मार्क से डिनोट किया गया है, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशंस। एंड वो जो हाईलाइट मार्क्स है, लाइक जो आर मार्क्स है, जहाँ पे आर मार्क से डिनोट किया गया है, दैट रीजन इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन रीजन, राइट। तो सी मार्क is called compression region and R mark is a region where the coils are further apart, are called rare fractions. So as we already know, sound propagates in the medium as a series of compressions and rare fractions. हम already जानते हैं कि जो sound है वो propagate करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है इन द मीडियम, किसी मीडियम में, कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस की सीरीज में। नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द स्लिंकी विद द साउंड प्रोपेगेशन इन द मीडियम। अब जो हम स्लिंकी के अंदर यानी जो स्प्रिंग के अंदर साउंड की प्रोपेगेशन में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उस मीडियम में हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। सो दीज वेव्स आर कोल्ड लॉन्गिट्यूडनल, वो एक लंबाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। दीज वेव्स आर कोल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। In these waves, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. ये जो वेव्स हैं, इनके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो एक पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हम प्रोपेगेशन करा रहे हैं। मतलब आपने जो स्प्रिंग थी उसको ऐसे इस डायरेक्शन में अगर पुश एंड पुल किया तो वो इसी डायरेक्शन में यानी पैरेलल डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ हो रहे थे, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। मैंने आपको बताया ना, बैक एंड फोर्थ सिर्फ ऑसिलेट होते हैं। ऑसिलेशन पूरा एक साइकिल, लाइक जैसे हमारा पेंडुलम ऑसिलेट करता है वैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ ऐसे आता है फिर मूव, फिर आता है फिर मूव, लाइक बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपेगेट्स। ये है एग्जैक्टली कैसे हमारा साउंड वेव प्रोपेगेट्स करते हैं। हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कोल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। अभी आपने पढ़ी कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक है कि वो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पे दो एक और तरीके की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव्स। In a transverse wave, particles do not oscillate along the direction of wave propagation. अगर हमारा propagation longitudinally हो रहा है तो जो हमारे particles हैं वो longitudinally ही नहीं transverse करेंगे about their mean position in direction perpendicular to the direction of wave propagation। अगर transverse ऐसे हो रहा है तो वो perpendicularly उसको मूव करेंगे। सो व्हेन वी ड्रॉप ए पेबल इन ए पॉन्ड, अगर हम किसी पॉन्ड के अंदर कोई पेबल डालते हैं, द वेव्स यू सी ऑन द वाटर सरफेस एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे सीधी नहीं जाती ना, वो थोड़ी ऊपर भी उठती हैं नीचे भी जाती हैं, ऊपर भी उठती हैं नीचे भी जाती हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी वेव है ऐसे, राइट, तो यानी लॉन्गिट्यूडनली भी जा रही हैं और ट्रांसवर्सल भी जा रही हैं। सो लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, बट for light the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density। यहाँ पे लाइट के लिए
जो वेव्स है वो हमारे मीडियम पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती है, उसके प्रेशर या डेंसिटी पे नहीं। सो इट इज़ नॉट ए मैकेनिकल वेव, ना तो किसी प्रेशर पर डिपेंड करती है, ना ही पार्टिकल्स के मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि मीडियम के लिए तो एक के बाद दूसरा टच होकर रखा है। मैंने जैसे कल आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो वो एक के बाद, लेकिन ऊपर जाने के लिए तो आपने ऐसा टच करके नहीं रखा हुआ है, वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, ना ही उसके प्रेशर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि प्रेशर तो पीछे से आके पुश किया ना, तो वो तो आगे लगना चाहिए था। ये एग्जाम्पल है बेटा, ये क्लियरली नहीं कह सकते हम। एक एग्जाम्पल है कि बॉल रखी हुई है, उसमें दूसरी बॉल आपने प्रेशर लगाया तो वो आगे जाना चाहिए, तो वैसे ही डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये ना तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पे, ना ही डेंसिटी पे, तो ये किस तरीके की वेव हुई? दीज आर मैकेनिकल वेव। यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव इन हायर क्लासेस। अभी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? Can we describe a sound wave by its frequency, amplitude and speed? क्या हम किसी साउंड वेव को उसकी फ्रीक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से या स्पीड से डिस्क्राइब कर सकते हैं? चलो देखते हैं कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ए साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शॉन इन फिगर 11.6 सी। इस वाली फिगर में आपकी दिखाई गई है, ठीक है, ये साउंड वेव है हमारी। दीज आर डेंसिटी वेरिएशंस, प्रेशर वेरिएशंस, ठीक है, which represents how density and pressure change when the sound waves move in the medium। कैसे कैसे density और pressure change होता है जब sound wave हमारी किसी medium में move करती है। The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance। जो density है या जो किसी medium का pressure है वो डिस्टेंस में, डिस्टेंस के साथ साथ टाइम में वेरी करता है। अबव एंड बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। डेंसिटी की और प्रेशर की या तो एवरेज वैल्यू से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो वो वेरी करता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। इन फिगर 11.6 सी 6 बी आपको जो ये फिगर दिखाई दे रही है 11.6 बी, दिस वन, ठीक है, तो ये है प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन रेस्पेक्टिवली एज ए साउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, sound wave propagation in the medium. So compressions are the reasons. ये C is called compression region and R is called rarefaction region. Compressions are the regions where particles are crowded together, बहुत सारे एक जगह मिले हुए हैं, crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 11.6। ये जो upper portion है कर्व के अंदर, ये इसको represent कर रहा है, जो हमने ये amplitude यानी यहाँ से जो ऊपर से portion गया है, ये portion आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द पीक रिप्रेजेंट द रीजन्स ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशंस। दस कंप्रेशंस आर रीजन्स वेयर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर इज हाई। हम कह सकते हैं, देखो डेंसिटी वाले केस में भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो कंप्रेशन का रीज़न है, डेंसिटी वाले केस में कंप्रेशन के रीजन में डेंसिटी भी हाई है, और प्रेशर के रीजन में जो बी वाली सेकेंड वाली फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ प्रेशर एंड फर्स्ट वन इज फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी भी हाई है एंड प्रेशर भी हाई है, तो हम कह सकते हैं कंप्रेशन इज द रीजन वेयर डेंसिटी एंड प्रेशर बोथ आर हाई, राइट। Thus, rare frictions are the reasons of low pressure where particles are spread apart। यहाँ पे देख रहे हो rare friction वाले में particles दूर दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं, and pressure is also low। तो हम कह सकते हैं जो रेयर फ्रैक्शन का जो रीज़न होता है वो लो प्रेशर का होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर फैले होते हैं, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली से उसको जो नीचे की तरफ, अब ये जो हमारा डैश बना हुआ है ना, ये एम्पलीट्यूड जो दिखा से नीचे की तरफ, यानी अगर मैंने इस स्ट्रेट लाइन को, जो थर्ड वाली फिगर है डेंसिटी की, जो थर्ड वाली फिगर है हमारा जो कर्व बना हुआ है, इसमें ज़ीरो अगर मैंने मान लिया है इस लॉन्गिट्यूड को, एक्स हॉरिजॉन्टल को, तो इससे ऊपर वाला हमारा कंप्रेशंस दिखा रहा है एंड नीचे वाला हमारा रेयर फ्रैक्शन दिखा रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई है। अ पीक इज कोल्ड द क्रस्ट एंड वैली इज कोल्ड द ट्रॉफ ए वेव। जो ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम पीक की बात करें, जिसको कंप्रेशंस की बात करें, सो दिस इज क्रेस्ट, एंड जो लोअर वाला पोर्शन है जो रेयर फ्रैक्शन है दैट इज
outro of a wave. So the distance between two consecutive compressions or two consecutive refraction is called the wavelength. कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है लेमडा से, जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पे नीचे रेयर फ्रैक्शन में होते हुए कंप्रेशन के वहीं पे. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसको हमने डिनोट किया है लेमडा, द ग्रीक वर्ड लेटर लेमडा. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर. Heinrich Rudolf Hertz was born on 22nd February 1857 in Hamburg. आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ उनके बारे में है. So Germany and educated at the University of Berlin, he confirms J.C. Maxwell's electromagnetic theory by his experiment. He laid the foundation for future development of radio, telephone, telegraph and even television. He also discovered the photoelectric effect. उन्होंने photoelectric effect को भी discover किया था, foundation रखा था future development के लिए रेडियो में, टेलीफोन में, टेलीग्राफ में. And he also discovered the photoelectric effect भी उन्होंने discover किया था, which was later explained by Albert Einstein ने उसको explain किया था. The SI unit of frequency was named as Hertz in his honor. उन्हीं के सम्मान में हमने frequency की जो SI unit है उसको Hertz रखा. The name of the scientist is Heinrich Rudolf Hertz, जिनका जन्म हुआ था. They were born on 26 February 1857 in Hamburg, Germany. 1857 26 फरवरी को हम्बर्ग जर्मनी में उनका जन्म हुआ था. दे वर बॉर्न, राइट. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स बिटवीन ए मैक्सिमम वैल्यू एंड ए मिनिमम वैल्यू. आपने देखा है जो डेंसिटी है वो हमारी ऑसिलेट होती है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू में. सो द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू then again to the maximum value makes one complete oscillation. यानी maximum value to minimum value then again maximum value, फिर ये क्या बन गया? one complete oscillation. आप मेरे hand को देख पा रहे हैं आई थिंक, तो that will become one complete oscillation, है ना. then again to the maximum, so makes one complete oscillation. The number of such oscillations per unit time is the frequency of the sound wave. Important question है, what is the frequency of the sound wave? कितने oscillations होते हैं per unit time में, यानी per second में. यूनिट टाइम हमने सेकेंड मान के चलते हैं. सो पर सेकेंड कितने ऑसिलेशंस होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन दैट क्रॉसेस पर यूनिट टाइम, अगर हम कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस को काउंट कर पाए जो एक यूनिट टाइम में क्रॉस होते हैं, तो वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. हमें साउंड की फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है. इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू. ग्रीक लेटर न्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, यानी सिंबल उसका एच जेड रहेगा. द टाइम टेकन बाय टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. एक दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस को या रेयर फ्रैक्शन को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड द टाइम पीरियड. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? द टाइम टेकन, टाइम जो लिया गया है दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस के बीच में, यानी एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगा, दैट विल बी कॉल्ड द time period of the wave. So in other words we can say that the time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound wave. हम कह सकते हैं वो time period जो पूरा एक complete oscillation में लगता है उसको कहा जाएगा time period of the sound wave. It is represented by the symbol T. इसको हम symbol T से represent करते हैं. Its SI unit is second. It means frequency and time are related as follows. Nu is equal to 1 upon T. Nu is the frequency of the sound wave and T is the time period of the sound wave. A violin and a flute may both be played at the same time. हो सकता है हमने ऑर्केस्ट्रा में वायलिन और फ्लूट को दोनों को एक साथ बजाया. But both sounds travel through the same medium. दोनों के दोनों सेम मीडियम से ही ट्रेवल हो रही हैं. That is air and arrive at our ear at the same time. और हमारे कानों तक सेम टाइम में पहुंच रही हैं. But
बोथ साउंड्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। वो जो साउंड है वो दोनों की दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल हो रही हैं, बट द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। पर जो हमें साउंड सुनाई दे रही हैं वो फिर भी डिफरेंट है। यानी सेम टाइम पे हमने प्ले किया, सेम टाइम पे हमारे कानों तक पहुंची, हमारे ईयर्स तक पहुंची, और सेम स्पीड से वो ट्रेवल कर रही हैं, बट फिर भी उनकी आवाज़ डिफरेंट है, साउंड डिफरेंट है। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशंस। ये ऑसिलेशंस की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की वजह से है। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। ये किस लिए हो रहा है? जो हमारी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी साउंड से जुड़ी हुई हैं। पिच इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। उनमें से एक करेक्टरिस्टिक है पिच। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। कैसे हमारा ब्रेन जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है साउंड से उसको इंटरप्रेट करता है, उसे कहा जाता है पिच। द फास्टर द वाइब्रेशंस ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी। जितनी वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी, फास्टर होंगी सॉरी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हायर होगी। एंड द हायर इज़ द पिच एज शोन इन फिगर 11.7। जैसे इसमें दिखाया गया वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, जितनी हायर हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हायर हमारी पिच होगी। सो दस अ हाई पिच साउंड करस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। हम कह सकते हैं जो हमारी हाई पिच साउंड होती है उसमें नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस ज़्यादा पास होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम पे। एक टाइम पे उसमें से नंबर ऑफ कंप्रेशंस ज़्यादा होते हैं, और जो लो पिच होती है उसमें नंबर ऑफ कंप्रेशंस कम होते हैं। आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, मैं कैसे इसकी डायरेक्शन बना रही हूँ। जो हाई पिच होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे, ठीक है, एंड लो पिच होगी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कंडीशंस के जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे साउंड्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट पिच होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो तीव्रता होती है इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मतलब कितना तेज यानी कितना ऊंचा हमारा जो ग्राफ बन रहा है, दैट विल बी कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। हम कह सकते हैं सपोज ये हमारी बेसिक लाइन है 0, इससे कितना ऊंचा जाके ग्राफ बन रहा है, वो जो ग्राफ की जो हाईएस्ट हाइट होगी दैट विल बी द एम्पलीट्यूड, या वो लोएस्ट हाइट हम कह सकते हैं। सो इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा हम इस ग्राफ में देख सकते हैं ए, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, as shown in figure 11.6. So for sound its unit will be that of density और pressure। इसकी जो यूनिट है फॉर साउंड के लिए डेंसिटी और प्रेशर में हो सकती है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड की लाउडनेस या सॉफ्टनेस उसके एम्पलीट्यूड से डिटरमाइंड होती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव का वो उसके फोर्स पे डिपेंड करता है जिस ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेट करा रहे हैं। इफ़ वी स्ट्राइक ए टेबल लाइटली, अगर हम धीरे से किसी टेबल को हिट करेंगे, वी हियर ए सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस ए साउंड वेव जो बहुत ही कम एम्पलीट्यूड की है, लेस एनर्जी है ना। इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर ए लाउडर साउंड। अगर हम किसी टेबल को तेज़ी से हिट करते हैं हमें तेज़ लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। क्यों? बिकॉज उसमें एम्पलीट्यूड हाई हो रहा है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड की है। इस साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। जो कोई भी साउंड वेव होती है वो फैलती है उसके सोर्स से। एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, जैसे जैसे वो अपने सोर्स से दूर जाती है, इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट्स लाउडनेस डिक्रीजेस। यानी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड वेव का उसका इनिशियल पॉइंट पे होगा।
जैसे ही वो अपने इनिशियल पॉइंट से जैसे जैसे दूर होती जाएगी उसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा और उसकी लाउडनेस भी डिक्रीज होती जाएगी. Louder sound can travel a larger distance as it is associated with the higher energy. ये बिल्कुल सेम वैसा ही है. अगर हम कोई पेबल थ्रो करते हैं, अगर हम उसे हाई प्रेशर से थ्रो करेंगे तो वो दूर तक जाएगा, अगर हम उसे लो प्रेशर से थ्रो करेंगे तो वो पास तक जाएगा. वैसे ही हमारा साउंड पे डिपेंड करता है. जितनी लाउडर साउंड होगी उतनी लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. जितन क्यों करेगी? बिकॉज हमने हायर एनर्जी उसको दिया है. The quality or timbre of sound is that characteristics which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. अगर हम कोई लकड़ी यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी वो उसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि वो एक पिच को या उसकी लाउडनेस को डिफ्रेंशिएट करती है. द साउंड विच इज़ मोर प्लीजेंट इज सैड टू बी ऑफ ए रिच क्वालिटी. एक जो बहुत ही सुनने में अच्छी सी साउंड होती है उसे कहा जाएगा रिच क्वालिटी साउंड. ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन. एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की एक ही फ्रीक्वेंसी के साउंड को कहा जाएगा टोन. सो द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ सिवरल फ्रीक्वेंसीज. बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की मिक्सचर से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे नोट. ठीक है. एंड इज इट्स प्लीजेंट टू लिसन टू. सुनने में जैसे कई बार हम बहुत अच्छा म्यूज़िक, बहुत अच्छी नोट सुनते हैं किसी म्यूज़िक की, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साउंड को हम कंबाइन करके बनाते हैं. सो नॉइज इज़ अनप्लीजेंट टू ईयर, म्यूज़िक इज़ प्लीजेंट टू हेयर एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी. क्योंकि हमने जो वो म्यूज़िक में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की अच्छी सी प्लीजेंट साउंड को इकट्ठा किया है, मिक्सचर किया है. नाउ द क्वेश्चंस आर हियर. विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस और पिच. ये आपको आंसर करने हैं. वेव की कौन सी प्रॉपर्टी लाउडनेस एंड पिच को डिटरमाइन करेगी. ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया है. द सेकेंड क्वेश्चन, गेस विच साउंड हैज़ ए हायर पिच, गिटार और ए कार हॉर्न. किसकी हायर पिच होगी. ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे को कमेंट्स में देने हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है. नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. बाय बाय.